So welcome to Maha Revision Series for Physics of MST CET 2023 और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर MST CET एंड आज का टॉपिक है चैप्टर्स हैं फर्स्ट रोटेशनल डायनामिक्स, सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो उस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करो, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हम बहुत सारे कंसेप्ट्स बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलाते मिलाते मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से एमएसटी सीईटी की थ्योरी का एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो और हम फर्स्ट चैप्टर जिससे स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स का पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम पूरी थ्योरी सीखेंगे ताकि हमको इस तरह के कंसेप्ट का कोई भी सवाल आएगा ना तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है जिसपे सवाल रोटेशनल डायनामिक्स से मैंने उठाया है इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। सो हम जल्दी जल्दी से इस थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं और उसके हम अलग पॉइंट्स को भी देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना रहता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देखो हमें सीईटी में इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक फॉर्मूले को डिराइव करते बैठ सकते हैं क्योंकि 45 मिनट्स है एंड 50 क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपको फॉर्मूले याद ही रहने चाहिए, ठीक है। तो हम उसी तरह से हम इन सारे को देखेंगे ताकि आपको सीईटी में ये सारे फॉर्मूलाज हेल्प कर सके। तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम किसी भी बॉडी का भी बात करने वाले हैं वो सारे के सारे सेंटर से निकालेंगे। सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है ml²/12, ठीक है। कितना होता है ml²/12 सेंटर से, ठीक है। इधर से रिंग बॉडी की देखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से होता है mr²। डिस्क को देखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। हॉलो स्फीयर की बात करेंगे तो अंदर से खाली है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। एंड अगर सॉलिड की बात करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। अच्छा, ये हो गए इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने वाले हैं इसके टेंजेंट से। अब टेंजेंट मतलब रॉड में जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। अब इसको हम टेंजेंट नहीं बोलते हैं रॉड में, हम इसको बोलते हैं फ्रॉम वन एंड, ठीक है, ओके। तो अगर हमें यहां से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे यहां पे पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब इसके पैरेलल एक्सेस थ्योरम को लगाना, ये सारी चीजें है ना, ये थ्योरी तरह की बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। आपको बस वन एंड से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का पूछ रहा है तो इट इज 7 ml²/48, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब बाकी जो चीजें हैं ना जितने भी सर्कुलर हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके टेंजेंट से ऐसा बोला जाता है, याद रख लो। तो अब रिंग का टेंजेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ठीक है, ओके। अब टेंजेंट से कितना होगा, सॉरी इट इज 2 mr², क्योंकि वी ऑल नो दैट पैरेलल एक्सेस थ्योरम तो इधर भी लगने वाला है ना, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगेगा तो सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है प्लस mx² होता है और ये डिस्टेंस कितना है r है तो r² तो 2 mr² प्लस mr², 2 mr², तो ये 2 mr² होता है। सेम वे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इट इज 3/2 mr² फ्रॉम इट्स टेंजेंट, ठीक है, ओके। आगे अगर हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी अब 5/3 mr²। अब 5/3 mr² कैसे आ रहा है तो देखो अगेन पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाओ और आपको ये आंसर मिल जाएगा क्योंकि mr² प्लस 2/3 mr², आप ही करके देख लो ना, 5/3 mr² ही आता है। और सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 mr²। तो देखो ये हो गए इसके टेंजेंट से। अब क्यों ये सारी चीजें सिखा रहा हूं, तो मैंने सीईटी में क्वेश्चंस देखा जिसमें मुझे एक चीज ऑब्जर्व हुई, रेशियो पूछा जाता है टेंजेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिंग का टू रेशियो ऑफ डिस्क। तो इनका रेशियो के लिए इसका फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर ये आपका कंसेप्ट तैयार है तो ये प्रॉब्लम भी आसान है, ट्राई करो सॉल्व करने का। इफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज डबल्ड बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट देन, तो हम रेडियस
डबल कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर का, तो पहले तो मैं सोचता हूं कि अगर रेडियस सॉलिड स्फीयर का शुरुआत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं सोच रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे पता है ये रेशो में ही बोला है आपको, तो पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I1 बोलता हूं और वो कितना होता है 2/5 mr²। ठीक है, दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 जो है वो कितना है, अब उन्होंने रेडियस को डबल किया है। ठीक है, तो 2/5 m तो सेम ही है, रेडियस को डबल किया है मतलब 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2/5 mr² इंटू ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो अगर मैं I1/I2 का रेशो ले लूंगा तो देखो I1/I2 ओरली ये और फैक्टर और ये फैक्टर तो कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर 1 बच रहा है नीचे 4 बच रहा है, तो सिंपली आंसर I1/I2 कितना आ गया 1/4। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब बढ़ते अपने आगे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ेंगे और इसके अंदर हमारे को है ना, क्वेश्चन पूरा आप पढ़ लो, मैं देख के बता रहा हूं। यहाँ पे सवाल आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, तो हमें कंसेप्ट काइनेटिक एनर्जी का जानना है, और अगर कंसेप्ट से बात करें तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। चलो, तो पहली बात तो हम स्टार्ट सबके ही काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे। एंड देखो इधर अलग बॉडीज की क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी वैल्यू आपको याद ही रहनी चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम आपको फास्ट सॉल्व करना आएगा। तो चलो पहले कंसेप्ट के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये जो कॉइन है ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का कंसेप्ट आ जाता है। अब रोलिंग क्या होता है, रोलिंग बना है दो एनर्जी मिलाकर, कौन सा, एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हो आप, जो सीधा मोशन कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी सीधे मोशन में कितनी होती है, वो होती है ½ mv², प्लस रोटेशनल मतलब रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल में कितना होगा, वो हो जाएगा ½ I⍵²। ठीक है, अभी ½ mv² एज इट इज लिख दिया, प्लस ½ I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आप जानते हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mk² होता है, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ठीक है, इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा आपने पढ़ा है, तो ओमेगा का फॉर्मूला v/r हो जाएगा, यहां उसका स्क्वायर है तो v²/r² हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब अगर इन दोनों के अंदर देखेंगे ना तो ½ mv², ½ mv², ये दोनों में है, तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो यहां हो जाएगा ½ mv² कॉमन, और ब्रैकेट में बन जाएगा 1 + k²/r²। चेक कर लो, यहाँ k² और यहाँ r² ही बचा है। ये क्यों करना है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का। ठीक है, ध्यान में रखो। अब इससे क्या होगा, आपको अगर बोला होगा रिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो देखो ध्यान से समझना, वी ऑल नो दैट रिंग का अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कोई पूछ रहा है तो वो होता है mr²। ठीक है, मैं स्मॉल r² ही लिखता हूं यहां पर, तो mr²। और हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये रिंग का है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mk², तो mk² इज इक्वल टू mr², m से m गेट्स कैंसल, के r² इधर आ जाएगा, यहां लिखता हूं आगे, r² इधर जाएगा, तो k²/r², यहां क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में जब भी पूछा है आपको k²/r² की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहां हमने निकाला, आप रिंग के लिए मैंने निकाल दिया, डिस्क के लिए आप निकालो, हॉलो के लिए और सॉलिड के लिए आप निकाल लो। ठीक है, सेम यही प्रोसेस करनी है। चेक कर लो डिस्क के लिए k²/r² की वैल्यू 1/2 आ रही है क्या। ठीक है, ऐसे सेम है सबका। ठीक है, इसके लिए 2/3 आएगी, इसके लिए 2/5 आएगी, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा, अब k²/r² अगर 1 है तो यहाँ पे k²/r² की जगह पर 1 लिख सकता हूं मैं, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी अगर रिंग की कोई पूछेगा तो वो कितनी आ जाएगी mv²। सही बात है। तो मैं अब यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, आप सिर्फ अपने आप को चेक कर लो कि मेरा आंसर सही आ रहा है क्या। आप हर एक के लिए यही काम करोगे। ठीक है, तो अपना काइनेटिक एनर्जी जो रिंग के लिए हो mv² है, डिस्क के लिए 3/4 mv² होता है। ठीक है, हॉलो के लिए 5/6 mv² होता है, और सॉलिड के लिए 7/10 mv² होता है। बस इतना ध्यान रख लो, काम हो जाएगा आपका।
ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब ये यूजफुल कैसे है, तो वही तो बात है, यहाँ एप्लीकेशन भी मैं कराऊंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप अप्लाई कर सकते हो सीईटी में सॉल्व करने के लिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं पहले ये लास्ट वाला हमको कोई यूज नहीं है तो इस थ्योरी को हटा दो। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो, अ रिंग एंड अ डिस्क roll on horizontal surface without slipping with same linear velocity if both have same mass same है, velocity same है, slip नहीं हो रहा है, roll कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी रिंग की आपको 4 जूल दी है, तो काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट के अंदर रिंग लिखता हूं, ये कितना है 4 जूल। ठीक है, चलो तो काइनेटिक एनर्जी डिस्क का कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिस्क का वी डोंट नो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो अब मैं बात बोलता हूं, सुनो हाँ ध्यान से। अगर काइनेटिक एनर्जी डिस्क का देखना है तो वो कितना होता है जी, 3/4 mv²। ठीक है, अब mv² की वैल्यू नहीं पता है हमें, और वो नहीं निकालोगे तो आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो अब ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी रिंग का क्या होता है, mv² होता है, तो इसकी जगह पर मैं mv² लिख सकता हूं कि नहीं, यस, और ये 4 जूल है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि mv² जहां दिख रहा है mv² का मतलब 4, तो यहां है ही वही, तो 3/4 इंटू mv² की जगह पर 4 से 4 कैंसल, तो आंसर आ गया 3 जूल, विच इज ऑप्शन डी। देखो कंसेप्ट के साथ हम कवर कर रहे हैं, मैं समझा भी रहा हूं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपको सीईटी में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 2 kg हैज रेडियस ऑफ गायरेशन 0.5 मीटर। ठीक है, जो डेटा दिया है वो पहले लिखते चलो। मास 2 kg है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब k कितना है, 0.5 मीटर दिया है। चलो, इफ इट्स मेक्स 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब हमें रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ये यूनिट फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, तो आरपीएस हमको 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो अब यहां से प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला होता है ½I⍵²। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी आपकी और भी क्लियर करता हूं मैं, आप बस याद रखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू I⍵। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है L इज इक्वल टू I⍵ होता है। L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो ये फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, इनकी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां आ जाओ। हाफ आपको दिया हुआ है, I नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर mk² लिख दोगे, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ किधर, फ्रीक्वेंसी की भाषा में, तो वो क्या हो जाता है 2πn² हो जाता है। सो हाफ एज इट इज, m मतलब मास है वो 2 आएगा, ये k जो है वो 0.5 है, 0.5 मतलब 5/10, और 5/10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻⁻1। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन परफेक्शन है जो आपको आने चाहिए। इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर π² हो जाएगा, और n का स्क्वायर जो होता है वो 10 का, ठीक है 10 का, अब उसका स्क्वायर है इसलिए 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 गेट्स कैंसल, करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10⁻⁻1 मतलब 10⁻⁻2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी 4π² इंटू 10 का स्क्वायर 10⁻², दिस देन दिस गेट्स कैंसल, 25 4 100 हो जाएगा, तो 100π²। सारी चीजें एसआई में थी इसलिए ये भी आंसर एसआई में आएगा, विच इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखो थोड़ा फास्ट, ये फास्ट मतलब अब कैलकुलेशन है तो थोड़ा फास्ट करा ही सकता हूँ, बाकी सारी चीजें हम आराम से कंसेप्ट को देखते हुए चल ही रहे हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, देन L²/2I इज। अब देखो बहुत बच्चों को इसका आंसर डायरेक्ट ही पता होगा, पर मैं ध्यान से थोड़ा कुछ चीजें अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ तो खास है। देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv होता है, ठीक है, ये ऑल वी नो दैट। टॉर्क का फॉर्मूला I⍵ है, ठीक है। अब इधर से तो कनेक्शन नहीं बनता इस फॉर्मूले का। बात रह गई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, उसमें भी आप लोग जानते हैं रोटेशनल, पर मैं क्या बोलूंगा, ये फॉर्मूला बहुत टाइम आपको याद नहीं रहता है। अब ये बहुत आसान रहता है, आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर ले, क्योंकि 1 से 2 स्टेप का है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का वी ऑल नो दैट ½ I⍵² होता है। ये किसका फॉर्मूला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अभी
अगर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला ये है तो अब ये भी उसका ही फॉर्मूला है, ये कैसे? सी वी ऑल नो दैट L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, जो आपके मन में आना चाहिए शुरुआत में, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा है, तो ओमेगा के लिए L अपॉन आई बन जाएगा, तो यहां ओमेगा की जगह पर L अपॉन आई लिख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा की जगह पर L का स्क्वायर डिवाइड बाय आई का स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2i। एंड इस ऑप्शन से देखा जाएंगे तो हमारे पास यही तो डिराइव करना था, तो देयरफॉर दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर। और एक बात ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्मूला क्या है, ये आपका काम है कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताना है, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल सच दैट इट्स डायमीटर इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉल डी टू कैपिटल डी इज। तो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है। पहले इसके हम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। अगर वर्क डन का फॉर्मूला T इंटू डी है तो ये हमारा लिक्विड ड्रॉप होता है, ठीक है। और अगर वर्क डन का फॉर्मूला T इंटू 2 है तो वो हमारा किसका फॉर्मूला होता है? सोप बबल का होता है। अब ठीक है, अब इसके आगे की थ्योरी हम जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले ना उसी से समझ जाएंगे। तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें सोप बबल बोलने की वजह से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और ये T इंटू 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि सोप बबल के पास दो सरफेसेस होते हैं, इसलिए 2 आ रहा है। अब देखो बोला क्या है कि इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये हमारा फाइनल डायमीटर है और ये हमारा इनिशियल डायमीटर है, ठीक है। तो अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेंशन को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं की है। यहाँ पे हमारा एरिया जो है वो एरिया चेंज हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल। पर एक बात सोचते हैं हम कि अगर ये एरिया है और अगर ये सोप बबल है तो सोप बबल इज अ स्फीयर, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस चेंज होगा क्योंकि अगर चेंज इन एरिया है तो चेंज किस पे पड़ने वाला है? रेडियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख तो दिया डीए लिखता हूँ, ठीक है, स्मॉल डीए। इसका मतलब ध्यान रखो दिस इज चेंज इन रेडियस, ओके। नाउ t इंटू 2 इंटू 4 ये चीजें सारी चीजें कांस्टेंट की तरह काम करेगी। प्रॉब्लम यहाँ है ये जो चेंज इन एरिया ये फाइनल में से इनिशियल होने वाला है। अब फाइनल रेडियस को मैं r2 बोलता हूँ उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल रेडियस को r1 बोलता हूँ उसका स्क्वायर। t इंटू 4 टू द 8 पाई आएगा, यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेडियस के बारे में नहीं बोला है, किसके बारे में बोला है? डायमीटर के बारे में बोला है। तो मैं बोलता हूं 2r का मतलब d होता है, तो d अगर r लिखना है तो d/2 लिखूंगा ना, यस। अब फाइनल देखो ये फाइनल रेडियस है, तो फाइनल रेडियस है मतलब मेरे को फाइनल डायमीटर मेरे को d से बोला हुआ है, तो ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पे d/2 है ना, अब d नहीं, स्मॉल वाला नहीं, कौन सा वाला? कैपिटल वाला। गलत लिख के सही लिख रहा हूं क्योंकि फाइनल रेडियस d है, तो आप पहले लिखोगे तो फॉर्मूला गलत होगा। उसका होल स्क्वायर, क्योंकि r की जगह पर ये 2 नीचे जाएगा, माइनस इनिशियल वाले का d/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विच इज t इंटू 8 पाई d का स्क्वायर। देखो दोनों के अंदर 2 है और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4। निकाल लो कॉमन दोनों में से, t इंटू 8 पाई डिवाइड बाय 4 कॉमन निकलेगा, d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 आएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2 पाई t कैपिटल d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। तो चेक करो ऑप्शन है क्या ऐसा? 2 पाई t कैपिटल d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, ऑप्शन डी। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 में बोला है अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r फॉल्स फ्रॉम ए रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स। अब देखो यहाँ पे विस्कस के बारे में ज्यादा है। अब अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बात की जाए ना, तो पिछले 2 सालों के अंदर ये विस्कस फोर्स के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल बहुत बढ़ गया है। इस चैप्टर का वेटेज टोटल 3 मार्क्स का है, ये बात मैंने की नहीं है, थोड़ा ध्यान दो कि 3 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी पे अब बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। अब 3 मार्क्स का वेटेज, ऐसे ही रोटेशनल डायनामिक्स 4 मार्क्स का था, थोड़ा ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, स्फीयर। अब यहाँ पे हमें
विस्कस लिक्विड है, ठीक है, और वो फॉल हो रहा है एक विस्कस लिक्विड के अंदर, ठीक है, और विस्कस लिक्विड के अंदर फॉल होने के बाद वो ड्रॉप इट्स जनरेट हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो यहां हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम पे। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इज, अब पहली बात इसको समझो, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब क्या? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट dH by dt, करेक्ट है ना, आपने पढ़ा है कि रेट मतलब पर यूनिट टाइम, तो ये होता क्या है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये होता है एक्चुअली पावर। क्या होता है? पावर। अब पावर के लिए फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या बोला है यहाँ पे, प्रोडक्शन हीट कितना कर रहा है वो इन अटेन से टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर पा रहा है तब वो रेडियस के किस पावर से प्रोपोर्शनल है। अब ये इन्होंने बोला नहीं है लेकिन हम ऑप्शन देख के समझ रहे हैं, ठीक है, तो हमें बताना है पावर रेडियस के किस पावर से प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ओके। तो अभी पहली बात, पावर को अगर हम मैकेनिक्स में बोलेंगे तो पावर का फॉर्मूला मैकेनिक्स में फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। बात सही है कि नहीं? यस। अगर नहीं पता है तो जान जाओ कि पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी है मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स जो है ये अभी हमारे को यहाँ पे स्टेटमेंट में एक नहीं दो बार लिखा है, ये देखो विस्कस लिक्विड है। अब विस्कस है तो हमारे पास विस्कस फोर्स लग रहा है। अब विस्कस फोर्स की वजह से, ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि स्टोक्स लॉ ने कहा है कि विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। ये v कौन सा है? ये भी टर्मिनल वेलोसिटी है। ये किसका फॉर्मूला है? ये पूरा फॉर्मूला इसका है, और इनटू टर्मिनल वेलोसिटी vt, ठीक है। अब देख लो 6 पाई ईटा आर vt का स्क्वायर, सही है। अब ध्यान से समझना, 6 पाई ईटा आर, ये सारा ये नंबर्स अनकॉन्स्टेंट, आर यहां पे देखने को मिल रहा है, 6 पाई ईटा देखने को मिल रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा का होल स्क्वायर। क्यों? टर्मिनल वेलोसिटी का। अब आर स्क्वायर है और स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर इस आर का पावर 4, आर का पावर 4 है, आर पहले से है ही, और ये आर का पावर 4 इनटू ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं दे बिहेव एज अ कांस्टेंट। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पावर का फॉर्मूला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की 5th पावर पे डिपेंड करने वाला है। सही बात है, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पावर जो है वो आर की 5th पावर पे डिपेंड कर रहा है। दैट मींस माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन जो है वो एक्सेस प्रेशर के कंसेप्ट में पूछा है। देखो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सो बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो जो डेटा दिया है वो लिख लो, रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है, इज 50 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन को नहीं भी समझ में आ रहा तो आप यूनिट देख के बता सकते हो, ये प्रेशर ही दिया है। एक्सेस प्रेशर को हम बताते हैं P माइनस पी नॉट से, और वो बोला इधर है पर दिया इधर है, इज 50 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस में दोनों रखा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा लास्ट का आंसर भी देखो तो वो भी सब सीजीएस में है। द सरफेस टेंशन इज, तो टेंशन क्वेश्चन मार्क। अब डायरेक्ट जल्दी से बात कर लेते हैं। एक्सेस प्रेशर अगर आपको लिक्विड ड्रॉप में बोला होगा तो वो 2T/R होता है, लेकिन अगर वही एक्सेस प्रेशर आपको सोप बबल में पूछा है तो वो हो जाता है 4T/R, ठीक है। तो यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4T/R, ठीक है। P माइनस पी नॉट की वैल्यू 50 दी है, ये 4 है, T फाइंड करना है, R 2 दिया हुआ है, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 25 तो T आ गया 25 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो ऑप्शन देख लो कौन सा मैच करता है, 25 डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। एंड बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछा था। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। आप सब फॉर्मूला याद कर लो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ सकता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों मार्क्स आप उठा सकते हो इस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखो, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज थ्रू ए ट्यूब द रेनॉल्ड्स नंबर इज 900, तो रेनॉल्ड नंबर 900 है, तो द फ्लो ऑफ लिक्विड इज, कौन सा फ्लो है। अब देखो, इसमें अगर आपको थ्योरी पता है तो यू कैन सॉल्व द आंसर, बट थ्योरी नहीं पता है तो वी ऑल नो दैट रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1000 है तो ये कौन सा फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 है तो ये कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट। एंड व्हाट इज स्ट्रीमलाइन और क्या है टर्बुलेंट? स्ट्रीमलाइन फ्लो जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, टर्बुलेंट मतलब
कोई भी रैंडम डायरेक्शन में भाग रहा है तो उसको टर्बुलेंट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो फ्लो अगर 1000 से कम, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, 1000 से कम लेकिन 1000 से ज्यादा है रेनॉल्ड्स नंबर लेकिन 2000 से कम है, तो ये कौन सा फ्लो होगा? तो ये फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। कौन से फ्लो के अंदर? टर्बुलेंट। ठीक है, तो अभी यहां हम बात थोड़ा सा समझेंगे। हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये 900 से कम है, मतलब ये कौन सा फ्लो हो गया? स्ट्रीमलाइन, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है, अब ये देखो इस पे न्यूमेरिकल ये सिंपल वाला करा दिया। अब रेनॉल्ड्स नंबर के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? R इज इक्वल टू वी रो डी अपॉन ईटा। इस न्यूमेरिकल पे आपको सवाल R की वैल्यू जो है, V जो है ये हमारे को वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, देन रो जो है ये अपना डेंसिटी है, D क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब है, और ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं आपको और R पूछ सकते हैं फाइंड करने के लिए। R की वैल्यू जो भी आएगी उस बेसिस पे अगर वो आंसर 1000 से कम है, 1000 से ज्यादा है और 2000 से कम है और 2000 से ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसा एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल भी आ सकता है। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इस चैप्टर से 3 सवाल एमएसटीसीटी में आते हैं हर साल। उसमें से एक क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। अब हमारा जो कंसेप्ट है ये अभी हम गैसेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी है। तो चलो पहले है ना कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखो गैमा और उसका गैस, तो गैमा क्या होता है? गैमा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ Cp बाय Cv। Cp specific heat capacity at constant pressure and Cv specific heat capacity at constant volume। ठीक है, तो ये इसका रेशो होता है। नीचे मैंने लिखा है R मतलब इट इज Cp माइनस Cv। ये है क्या? एक्चुअली इट इज मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब यहां पर मोनो एटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू कितनी होती है? ये हो जाती है 5/3। 5/3 मतलब 1.67, ठीक है। करके देखो मोनो एटॉमिक की वैल्यू ये इतनी रहती है। आपको दोनों वैल्यू को याद रखना है, दोनों में से कोई वैल्यू का इस्तेमाल हो सकता है। मैं बोलूंगा ये याद रख लो, वो अपने आप आ जाता है, बट कैसा है ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं लास्ट टाइम पे, ये भी ध्यान में आता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, आप किस तरह से याद कर सकते हो देख लो आप। अब रहा डायटॉमिक के अंदर हम रिजिड की बात कर रहे हैं। रिजिड की वैल्यू रहती है 7/5। देखो जो ऊपर था इधर वो नीचे आ गया है, और इसकी वैल्यू 7/5 को सॉल्व करोगे तो 5 1 5 रिमेंस 2, तो 5 4 20, तो 1.4 रहता है ये, ठीक है। नॉन रिजिड की बात करेंगे तो इट इज 9/7, और ये भी बहुत आसान है। देखो जो ऊपर था वो नीचे आ गया, और ऑड नंबर से बढ़ाते जाना है। इसकी वैल्यू आएगी 1.2, ठीक है। 7 1 7, 2 रिमेन, 7 2 18, करेक्ट, तो 1.2 आ जाता है। अब ये सारी वैल्यूज जो है उनको आप ध्यान से याद रख लो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपका काम बहुत आसान करने वाली है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। कैसे? तो देखो फॉर अ गैस R/Cv की वैल्यू आपको दी है, ठीक है। R/Cv 0.67 दिया है। दिस गैस इज मेड अप ऑफ, किस गैस से ये बना है, ठीक है। तो अब R/Cv अगर 0.67 है, R की वैल्यू तो हमको पता है, R मतलब Cp माइनस Cv होता है, डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू 0.67, राइट। अब मैं स्प्लिट कर देता हूं इसको, तो Cp/Cv माइनस Cv/Cv इज इक्वल टू 0.67। Cp/Cv मतलब ही तो गैमा है, तो इसके आगे की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, गैमा -1 Cv/Cv इज इक्वल टू 0.67। -1 goes there, it becomes +1, 0.67 + 1 is 1.67। गैमा अगर 1.67 है तो 5/3 है, 5/3 मतलब मोनो है, दैट इज ऑप्शन मोनो के लिए। हाँ देखो कितना आसान है, और ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली सीईटी में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इग्नोर मत करो इन क्वेश्चंस को, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है ना ये सीईटी में ये ऐसे ही छोटा सा दिया रहता है और सवाल आपको पूछ लेते हैं अभी इसी। सो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन यही गैमा वाला ही कंसेप्ट है। देखो ट्राई करो, सॉल्व करना आता है क्या? विल सॉल्व टुगेदर। इफ F is the number of degree of freedom of a molecule of gas and ratio of molar specific heat of gas, ये इतना दिया है, where gamma is Cp/Cv, the ratio of gamma for monoatomic to gamma for rigid diatomic।
देखो सब बात की एक बात हमको फाइंड क्या करना है, गैमा फॉर मोनो एटॉमिक का रेशो विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, रिजिड डायटॉमिक के साथ। तो देखो बात एकदम सीधी है, गैमा अगर मोनो एटॉमिक का बोला है तो वो तो 5/3 होता है ना, और रिजिड का डायटॉमिक का बोला है तो वो 7/5 होता है। 7/5 में नीचे नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा मतलब ऊपर लेके चला जाऊंगा तो 5 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/21। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर, हमको कोई जरूरत नहीं थी ये सारी चीजें का टेंशन लेने का। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप किया और एक स्टेप में आंसर आ गया अपना, ठीक है। सो क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है एट 273 डिग्री सेल्सियस द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज आर, द इमिसिव पावर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। देखो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर इमिसिव पावर जो है वो सिग्मा टी टू द पावर 4 रहता है, ठीक है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आर इमिसिव पावर है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टेम्परेचर की 4th पावर पे, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूले में हमको इतना सा यूज होने वाला है कि जो इमिसिव पावर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, राइट। तो इन्होंने देखो ध्यान से यहां 273 डिग्री सेल्सियस दिया है, तब उसकी इमिसिव पावर आर दी है। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, जब इसकी इमिसिव पावर आर है तब इसका टेम्परेचर इज 273 डिग्री सेल्सियस। अब याद रखो ये फंस जाते हैं बच्चे, डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारा यूनिट इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर ये जो टेम्परेचर T जो है वो 273 प्लस 273 करके केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 546 आई थिंक, ठीक है, 546 केल्विन, ठीक है। तो दिस इज द टेम्परेचर। सो जब आर इमिसिव पावर है तब टेम्परेचर T है, इतनी बात समझ गई। अब द इमिसिव पावर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब ही टेम्परेचर 273 केल्विन है, तब इमिसिव पावर को मैं आर डैश बोलता हूं और ये कितना है ये हमें बताना है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर। तो देयरफॉर अगर मुझे देखो ये रिलेशन जो दिया है वो आर की भाषा में दिया है, मतलब इसके, तो जब भी ये ऐसा टर्म रहता है हम करते हैं आर डैश अपॉन आर, मतलब क्या, इमिसिव पावर का रेशो ले लेते हैं। अब टी टू दी पावर 4 है दोनों में ही, ठीक है। तो टी टू दी पावर 4 है, इसको मैं टी डैश बोलता हूं अपॉन नीचे वाले को टी बोलता हूं, ये पावर 4th है, ठीक है। अब ये जो है टी डैश, ये क्या है अपना टी डैश, इसमें कौन है देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको बताना है, मतलब ये हमारा टी डैश है, मतलब ये 273 दिया हुआ है और नीचे 546 दिया हुआ, इसका 4th पावर है, ये 1 ये 2 जा होगा, ऑब्वियस सी बात है, डबल किया था उसका। तो 1/2 का 4th पावर दैट इज 1/2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आर डैश अपॉन आर आ गया। तो मुझे क्या चाहिए था, आर डैश चाहिए था, यहां समझना आर डैश चाहिए, तो आर डैश विल बी, वो आर उधर जाएगा तो r/16 हो जाएगा और यही करेक्ट आंसर होगा अपना, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे हमारे से सवाल क्या पूछा है, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड 5 times द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस विल बी। तो बहुत ही सीधा सवाल है, आपको बस क्या याद रहना चाहिए, RMS वेलोसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, RMS इज इक्वल टू √3RT/m होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, हमको सिर्फ ये वाला रिलेशन यूज करना है, क्योंकि बाकी R और M के बारे में कुछ बात नहीं की है यहाँ पे। टेम्परेचर को अब देखो इधर, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 5 गुना बढ़ा दिया जाए, तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही इसको 5 times बढ़ा दिया गया है, तो मुझे बताओ RMS वेलोसिटी कितने से बढ़ेगा। ऑब्वियसली है कि अगर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √5 है, तो RMS वेलोसिटी ये √5 times बढ़ेगा, विच इज ऑप्शन सी। तो थ्योरेटिकल था। और क्वेश्चन 13 को देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया है, मैंने बोला है कि ये ऐसे वैसे टाइप का क्वेश्चन ये आया हुआ है, यहां पर देख लो, पढ़ लो, क्वेश्चन वही है और गैस किस मॉलिक्यूल से बना है ये बताना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, आप सॉल्व करो इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में आंसर आप इसका मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 14 में बढ़ते हैं एंड इसमें RMS वेलोसिटी का कंसेप्ट ये पहले वर्ड से ही समझ में आता आने वाला है।
of hydrogen molecule at temperature T is 7 times the RMS velocity of nitrogen molecule at 300 Kelvin। देखो अब ये है ना सीटी में शायद 13 से 14 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना तो ये कंडीशनल टाइप क्वेश्चन रहते हैं। अब यहां देखो इस स्टेटमेंट को अगर समझ लिया तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मतलब सीटी में आप कैपेबल हो जाते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और मैं यही बोलता हूं कि ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे क्वेश्चन को सोच रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। आरएमएस वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो है वो एट टेम्परेचर टी, तो मुझे क्या बोला है आरएमएस वेलोसिटी, तो मैं लिखता हूं सी आरएमएस किसका, हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का एट टेम्परेचर टी, इसका टेम्परेचर क्या है टी है, इज मतलब इक्वल टू होता है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहां सी आरएमएस वेलोसिटी किसकी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ठीक है, एट 300 केल्विन, इधर इनका टेम्परेचर 300 केल्विन नाइट्रोजन का दे के रखा है। तो वो बोल रहे हैं दिस टेम्परेचर टी, तो ये टेम्परेचर जो टी है वो क्या है, सी फर्स्ट द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ये बस हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ये चीज आपको अपने तरीके में सोचकर सॉल्व करना आना चाहिए। चलो ठीक है, अभी हमको आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला हाइड्रोजन का क्या होता है, पहले तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो लिख दो, √3RT/m, ठीक है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ √3RT/m। बस ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये नाइट्रोजन का है और ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं ब्रैकेट के अंदर, ये हाइड्रोजन और यहां नाइट्रोजन, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, हमें यहां पे ये टेम्परेचर फाइंड करना है, करेक्ट, और ये टेम्परेचर हमें 300 दे के रखा है। ये नीचे जो है वो मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात किया है वहां पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर 2 and 28, तो मतलब मुझे मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 दे के रखा है और नाइट्रोजन का 28 दे के रखा है। दिया है, अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ रहता तो आपको पता रहना चाहिए ये सारी चीजें, राइट। अच्छा, √3RT हमको फाइंड करना है और ये 2 दे के रखा है, इज इक्वल टू 7 टाइप्स ऑफ √3RT। अब RT T में भी हमको 300 केल्विन दिया है, डिवाइड बाय ये 28 है। द स्टोरी इज ये रूट और ये रूट ये गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है ये R और R कैंसिल कर सकते, 3 कैंसिल कर देते, तो इसका रूट हटा दो। अब इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3RT/2 विल बी इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। क्यों स्क्वेयरिंग कर रहे हो तो 7 का स्क्वायर होगा, इसका रूट जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो 3R इंटू 300 डिवाइड बाय 28, R3 R और 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ये टेम्परेचर T बताना है, 2 1 जा 2, 2 14 जा 28, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2, 2 150 जा 300। सारे कैलकुलेशन है, जितना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जितना सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो ना वो कर अभी मुझे ये सारी चीजें सुटेबल है और आपको भी सुटेबल होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम इन सीट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ ये उधर लेके गए, ये ऐसे किया, वो वैसे किया, वो नहीं चलेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 15 7 जा 15 5 जा 15 5 जा 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 0 केल्विन। सॉल्व केल्विन में ही करेंगे क्योंकि आंसर ये सारा एसआई में है, सब चीजें ये केल्विन में था तो आंसर भी हमारा केल्विन में ही आएगा, विच इज देख लो 1050, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है। सो क्वेश्चन 15, अ पार्टिकल एक्सिक्यूट्स लीनियर एसएचएम। ऑब्वियसली अब आ गए अपन ऑसिलेशन के अंदर, और ऑसिलेशन चैप्टर की बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें बोला गया है पार्टिकल एसएचएम फॉलो कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, ए 4 सेंटीमीटर दिया है, करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल, तो मैग्नीट्यूड किसका इक्वल है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो v इज इक्वल टू ए। अब यहां पे मैं ये भी ए बोल रहा हूं, ये भी ए बोल रहा हूं, तो इसको कैपिटल ए बोलता हूं एक्सेलरेशन को, इज इक्वल व्हेन इट इज एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। ये रीजन कब सेटिस्फाई हो रहा है, जब मीन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर आगे गया है, ठीक है।
तो मतलब मुझे x की वैल्यू ये 3 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है, मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ ये, तो टाइम पीरियड कितना होगा ये बता दो, ऐसा पूछ रहा है वो। तो देखो अगर ये सारे डेटा को देखेंगे तो पहले तो आपको मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यूज क्या होती है इन सब की पता होना चाहिए। तो मैं इसलिए कंसेप्ट पहले बात कर लेता हूं। जनरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जनरली मीन पे x की वैल्यू 0 होती है और एक्सट्रीम पे x की वैल्यू a होती है, बराबर है। तो अगर x ही 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन मीन पे 0 होता है। और एक्सट्रीम पे कितना होता है देख लो, आप ही पुटअप कर दो, a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा x की जगह पर, माइनस साइन इग्नोर कर दो, मैग्नीट्यूड में ही हम बात कर रहे हैं अभी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है जनरल फॉर्मूला। मीन पे x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, a का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a ओमेगा। और एक्सट्रीम पे a है, x a है, तो यहां पे x की जगह पर a डाला तो a स्क्वायर माइनस स्क्वायर 0, तो सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मतलब x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, दिस इज अल्फा क्या है, इपोज है, ठीक है, फेज, एंड a साइन ओमेगा t ये इक्वेशन बन जाता है मीन पे, और एक्सट्रीम पे a कॉस ओमेगा t, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान में रख लीजिए। अभी हमारे को क्या काम है, हमको इतना समझना है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम a ओमेगा स्क्वायर होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा होता है, ठीक है। ये बात नोट करके रखो, ध्यान में रखो, अगले कोई दूसरे क्वेश्चन में कंसेप्ट आ सकता है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर यहां हमें टाइम पीरियड बताना है ना, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल बोला है, तो चलो इसी को बोलो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही इक्वल है, ठीक है। अब देखो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, यहां कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है या पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, कुछ नहीं बोला है। यहां इन्होंने बोला है यहां पर, लेकिन ये कब बोला गया है, ये एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बराबर बीच केस में है, जब x 3 सेंटीमीटर है। मतलब थोड़ा इमेजिन करो डायग्राम को, यहां कुछ तो एक्सट्रीम है और यहां कहीं तो मीन है, तो यहां पे कुछ तो पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो क्या काम करेंगे, अपन जनरल फॉर्मूला लेंगे। अब जनरल फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होता है, ये होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स मानता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ही कंसिडर कर रहा हूं जो उन्होंने बोला है, ओमेगा ओमेगा। अब ओमेगा से एक ओमेगा यहां से यहां का कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। देखो ऑप्शन सारे ये सेंटीमीटर में है, वो भी सेंटीमीटर में ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 का स्क्वायर कर दो माइनस x मतलब 3 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू ओमेगा यहाँ बचा हुआ है और x मतलब 3। डू नॉट कन्वर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है कन्वर्जन की, क्योंकि दोनों ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देख लो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ओमेगा। देखो तुमको एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा की जगह पर 2 पाई अपॉन टी लिखता हूं इंटू 3 लिखता हूं, ठीक है। अच्छा अब ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकालो, और 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, तो रूट 7। अब रूट 7 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू 3, रूट से इसको बाहर निकाला तो देख लो, हाँ 7 हो जाएगा ये। और अभी हमारा ऑप्शन भी थोड़ा मैच होना चाहिए वैसा भी कुछ, चलो रखो रूट 7, क्योंकि ऑप्शन देखो रूट 7 मुझे दिखाई दे रहे हैं, रहने दो जैसे है वैसे। 3 टू द 6 पाई अपॉन टी हो जाएगा, तो देयरफॉर टी का फॉर्मूला हो जाएगा टी का फॉर्मूला हो जाएगा 6 पाई अपॉन रूट 7। तो देखो ऑप्शन कोई है क्या, यस 6 पाई अपॉन रूट 7 ऑप्शन ए है हमारे पास। सो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये एक नया कंसेप्ट है, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज ई। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि टोटल एनर्जी को उन्होंने ई बोलने को बोला है, ठीक है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, तो जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ द एम्पलीट्यूड हो गया है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। मैंने उसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दिया, ठीक। तो देन द काइनेटिक एनर्जी इज, तो काइनेटिक एनर्जी तब कितना होगा, ठीक है। तो चलो सोचते हैं,
पहली बात तो जनरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी कब बतानी है हमको, जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड हो गया है। तो x की जगह पर मैं 1/2 लिख सकता हूं का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूं मैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय होल 4 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। तो इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहां बच रहा है हमारे पास 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, राइट। अब 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यहां पर अगर मैं a स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को पकड़ूंगा ना, तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होता क्या है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ ना मुझे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही है। तो जहां पर मुझे टोटल एनर्जी दिखाई दे रहा है वहां मैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वहां टोटल एनर्जी लिख सकता हूं। तो ये टोटल एनर्जी है, तो 3/4 इट्स टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी को इन्होंने क्या देखने को बोला है, उन्होंने बोला है जहां टोटल एनर्जी वहां ई लिखो। तो देयरफॉर आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, विच इज 3/4 ई दिख रहा है क्या, 3/4 ई, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखो यहां पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को ये आइडिया आना चाहिए आपको, और ये आइडिया आ गया तो उसके बाद ये फॉर्मूला भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल्ड इफ। अब टाइम पीरियड कब डबल होता है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो पहले, t = 2π√L/g होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ गैप छोड़ दिया है, यहाँ लेंथ लिखा है, ठीक है, आप उसको नोट कर लोगे। ओके, अब टाइम पीरियड अगर डबल करना है, इसको 2 टाइम से बढ़ाना है, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें लेंथ के बारे में ही बोला है। ठीक, तो लेंथ को अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो रूट से बाहर आके 1.414 हो जाएगा। तो इंक्रीज करने से काम नहीं बनने वाला है, इंक्रीज करना पड़ेगा पर 2 टाइम से नहीं। कितने टाइम से आप बता दो, रूट 4 करेंगे तो बाहर आके वो 2 बन जाएगा, है ना। तो 2 टाइम से टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो इसको 4 टाइम से इंक्रीज करना पड़ेगा, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, एंड देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था इसका। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये एक सवाल अभी अभी के कहीं सीईटी के पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो वही उसी तरह का कंसेप्ट फिर से है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 2 पेंडुलम इज 3:4। फ्रीक्वेंसीज मतलब L1/L2, ये 3/4 दिया है। ठीक है, देन देयर लेंथ आर इन द रेशियो, तो L1/L2 कितना होगा ये पूछा है। अब टाइम पीरियड के बारे में यहां नहीं बोला है, लेंथ दिया है पर टाइम पीरियड के बारे में नहीं पूछा है, यहां आपको पूछा है फ्रीक्वेंसीज के बारे में। और हमको पता है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो ये अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1/2π√g/L। तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L, करेक्ट है, ये ध्यान दें। तो देयरफॉर अगर मैं N1/N2 का रेशियो लिखूंगा तो इट विल बी √L2/L1। ठीक है, अब N1 और N2 ये आपको दे के रखा है। ठीक है, देखो N1 कितना है 3/N2 कितना है 4 इज इक्वल टू √L2/L1। मुझे बताओ उसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि रूट है, रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर किया तो ये 9 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। तो बहुत बच्चे अभी इसी को आंसर फाइनल मान लेते हैं, नहीं, दे नॉट टोल्ड यू टू फाइंड L2/L1 का रेशियो। उन्होंने बोला है देन देयर लेंथ आर इन द रेशियो। लेंथ रेशियो में है तो वो L2/L1 नहीं है, वो L1/L2 है। और बहुत बच्चे इसके चक्कर में गलती करते हैं और ऑप्शन भी मैच कर रहा है। देख लो दोनों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 16/9 ये L1/L2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से बच के रहो जिसमें आपको आते तो है पर गलतियां माइनर हो जाती हैं। ठीक है, तो विद दिस ये हम सीरीज को खत्म करेंगे। यहाँ पे हमने हर चैप्टर के ऊपर बात की अच्छी तरह से, हर एक कंसेप्ट में बात किया, हर एक कंसेप्ट को जल्दी देखा, फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए, एप्लीकेशन देखा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और भी हम आगे वीडियोस लाते रहेंगे। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बढ़ाओ लोगों के बीच में इस चैनल को। ठीक है,
और बहुत अच्छा प्यार आप अभी तक दे रहे थे, आगे भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट